हेलो बच्चों, स्वागत है प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा और हाजिर हूं आज 17 ग्रुप का आखिरी वीडियो लेक्चर लेकर के। इससे पहले आपको 2 या 3 लेक्चर्स दिए गए हैं, जहां पर हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 17 ग्रुप एलिमेंट्स की। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्लोरीन गैस को पढ़ा होगा। थर्ड में शायद हम लोगों ने HCl को पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है। और आखिरी 4th लेक्चर आज का है। तो ये तो आपको सब पता ही है अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं उससे। फिर भी एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है हमारे पी ब्लॉक का, वो हमने आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है, और वो आपको मिलेगा जो हमारी प्ले लिस्ट है GIC/P ब्लॉक करके। शुरुआत के 11 लेक्चर्स GIC के हैं, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनको जब आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स समझ में आएंगे, और अगर वो आपने लेक्चर्स देखे हैं तभी आपको ग्रुप स्टडी समझ में आएगी, अदरवाइज आपको ग्रुप स्टडी समझ में नहीं आएगी। जैसे कि 17th ग्रुप में एक टॉपिक ऑक्सी एसिड्स भी है, वो मैं आपको यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो मैंने ऑक्सी एसिड्स करके एक लेक्चर बनाया था GIC में, जहां पर 15th, 16th, 17th सभी ग्रुप के जो ऑक्सी एसिड्स हमें पढ़ने थे, हमने आपको एक साथ पढ़ा दिए थे। तो जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है 17th ग्रुप का ही है, आखिरी भी है, ये भी आपको बता दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें? आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। पढ़ने को तो काफी कुछ है और दिया भी बहुत कुछ कंटेंट है, बट जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट मैं आपको अलग से टिक करवाऊंगा जहां से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पढ़ा मैं आपको पूरा रहा हूं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जो एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन करके बनाता है, उनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। देखो, हैलोजन्स रिएक्ट विद ईच अदर, टाइम बचाने के लिए लिखा हुआ है यहां पर पहले से ही, टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स को हमने X-N बोला है। देखो, X भी हैलोजन है और X- भी हैलोजन है। इसको हमने करेक्टराइज कर दिया है। जो ये पहला वाला जो हम ले रहे हैं, ये हमेशा एक ही रहेगा। ये N, ये नंबर बदलेगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। जो पहला वाला जो फिक्स है, जो 1 है हैलोजन, ये होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, और ये वाला होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। यानी यहां की तरफ, यहां ऊपर वाला हैलोजन होगा, और ये जो होगा वो उससे X- से नीचे वाला हैलोजन होगा। तो ये 1, 3, 5 और 7 ही क्यों होता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कराऊंगा बाद में, अभी मतलब इसी लेक्चर में। तो X-N की वैल्यू हमने 1 रख दी, यहां 3 रख दी, यहां 5 रख दी, यहां 7 रख दी। अब देखिए एग्जाम्पल्स इनके अगर हम पढ़ना चाहें तो इस जगह पे, X वाली जगह पे फ्लोरीन तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर कुछ होता ही नहीं जो यहां आ जाए। तो क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। अगर क्लोरीन यहां पर हो सकता है तो यहां कौन हो सकता है? केवल और केवल फ्लोरीन हो सकता है। अगर यहां ब्रोमीन है तो X- की जगह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। अगर यहां पर I है तो यहां पर FCl और Br तीनों ही हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, X में Cl क्या बना सकता है? बस ClF ही तो बन सकता है। Br F के साथ भी बनाता है, Cl के साथ भी बनाता है। I F के साथ भी बनाता है, Cl के साथ भी बनाता है, Br के साथ भी बनाता है। अब आइएगा X-3 पे, तो अगर हम F तो आ ही नहीं सकता, यहां पे Cl से लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। Cl केवल F के साथ बनाएगा, ClF3। Br F3 बनता है, लेकिन BrCl3 नहीं बनता है। यहां BrCl3 हमने नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि होगा क्या ना, ये जो यहां पर जो हैलोजन का नंबर है वो ज्यादा तभी होगा जब यहां वाले हैलोजन और यहां वाले हैलोजन के साइज में डिफरेंस हो। बीच वाला जब बड़ा होगा तभी चारों तरफ ज्यादा आ पाएंगे। अब Br और Cl के साइज में इतना डिफरेंस नहीं होता है कि एक Br के 3 क्लोरीन आ सके वहां पर चारों तरफ। तो BrCl3 स्टेबल नहीं होता है, बनता है बट स्टेबल नहीं होता है, इसलिए BrCl3 हमने नहीं बनाया। BrF3 बनता है, IF3 बनता है, ICl3 बनता है, IBr3 नहीं बनता है। अगर आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है
तो X की जगह बड़ा हैलोजन लाना पड़ेगा और X डैश की जगह छोटा लाना पड़ेगा। अब देखिए जब X डैश 5 है तो ClF5 बनता है, BrF5 बनता है। देखो BrCl3 बनता है, आप चाहें लिख सकते हैं यहां पे, लेकिन उतना स्टेबल नहीं होता है इसलिए हमने लिखा नहीं है। BrF3 बनता है, सॉरी F5 पे आ गए हम, ClF5 बनता है, BrF5 बनाता है, BrCl5 नहीं बनता है, वही साइज का डिफरेंस। IF5 बनेगा, F के साथ बनाता है, ICl5 उतना स्टेबल नहीं है और IBr5 नहीं बनता है, वही साइज में डिफरेंस नहीं रह जाता है ज्यादा। और अगर X7 की बात करें तो ClF7 नहीं बनता है, मतलब Cl नहीं बना पाता है F के साथ। Br Cl के साथ तो नहीं बनाता है, वो तो जब 5 वाला और 3 वाला नहीं बन रहा था तो 7 वाला कैसे बन जाएगा। BrF7 भी नहीं बनता है, केवल IF7 बनता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 लाना है तो केवल IF7 बनता है, बजे फ्लोरीन सबसे छोटा है और आयोडीन सबसे बड़ा है, तो साइज में डिफरेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। देखो यहां पर हमने लिखा भी है, एज द रेशियो बिटवीन रेडियाई ऑफ X एंड X डैश इंक्रीजेस। ये इंक्रीज कब होगा, जब X बड़ा हो और X डैश कैसा हो, छोटा हो। द नंबर ऑफ, यहां पर ऑफ भी लिखना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस, या आप ये भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल हैलोजन इंक्रीजेस। फिर एग्जाम्पल जैसे हमने दिया है IF7, बताया आपको आयोडीन सबसे बड़ा हो गया और फ्लोरीन सबसे छोटा हो गया, इसलिए IF7 बनेगा। ClF7 नहीं बन पाएगा क्योंकि Cl और F के जो रेडियाई हैं उनका रेशियो इतना हाई नहीं होता है, या क्लोरीन का साइज इतना ज्यादा नहीं होता है कि 7 फ्लोरीन उसको सराउंड कर सकें। दिस इज द रीजन, बस आप साइज का ही रीजन दीजिएगा। प्रिपरेशन में लिखा है बेटा जी, ये यहां से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल्स लिखाए हैं, ना ही प्रिपरेशन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। यहां मैंने लिखा सब है, क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं मैं आपको बताऊंगा। यहां से भी क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे गए प्रिपरेशन से, लेकिन जो प्रिपरेशन के मेथड्स आपके यहां दिए हुए हैं वो मैंने यहां पे लिखे हैं। बाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हैलोजन और दूसरे हैलोजन का कराओगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर रेशियो में लेकर के, तो आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड मिल जाएगा। या एक लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसे कि IF3 है, उसकी रिएक्शन फ्लोरीन से कराओगे तो IF5 या IF7 की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेथड होते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा है, ध्यान देना, कंडीशंस को चेंज करेंगे केवल। Cl2 और F2 दोनों के अगर इक्वल वॉल्यूम लें ये टेम्परेचर तो ClF बनता है, और यहीं पे Cl2 F2 को अगर हम एक्सेस में ले लें तो ClF3 बन जाता है। बताया था आपको, ये चीज अगर बढ़ जाएगी तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन 2 लिखी है, I2 प्लस Cl2, अगर इक्वल वॉल्यूम्स लें, इक्वल मोल्स लें, इक्वल मोलर रेशियो लें तो ICl बनता है, और अगर यहां पर Cl2 एक्सेस में कर दें तो ICl3 बनता है। इस तरीके से Br2 3F2 डाइल्यूटेड विद वाटर BrF3 बनता है, और अगर फ्लोरीन को एक्सेस में ले लें तो BrF5 बनता है। यहां का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है, यहां से मैं हटा देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं इनके स्ट्रक्चर या इनकी ज्योमेट्री से। तो पहली प्रॉपर्टी में हमने ये लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, और ये वाला टॉपिक अब हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से ये देखा गया है कि क्वेश्चन आता ही आता है, और ये चीज हम आपको GIC जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरे ख्याल से दूसरा लेक्चर रहा होगा, GIC में हमें कुछ चीजें जो आपको पढ़ानी थी उसमें से एक पार्ट हुआ करता था केमिकल बॉन्डिंग का। तो केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में ये हमने आपको शुरुआत में ही पढ़ा दिया था, हाउ टू फाइंड द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस। तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लेंगे BrF5 का स्ट्रक्चर क्या है बताइए, ज्योमेट्री क्या है बताइए। ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन से पता लगती है, और स्ट्रक्चर के लिए आपको VSEPR पे जाना पड़ता है। तो बेटा जी इवन मुझे बहुत अच्छे से याद है BrF5 का क्वेश्चन IIT में भी पूछा जा चुका है, और वहां आपसे पूछा था बताइए 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स कितने हैं। तो वहां
जो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस होता है 0 to 9 आपको आंसर देना होता है, तो आंसर वहां पे 0 था। आई थिंक मैंने कराया भी होगा अगर वो वाला लेक्चर आपको पढ़ाया है तो हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव, सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पलट के जाइएगा और देखिएगा कहां पर, जो जीआईसी में आपको लेक्चर पढ़ाया है वहां पे। पहली बात तो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर निकालने का जो तरीका वहां पे आपको बताया गया है वो आपका तैयार हो चुका होगा। अच्छा, फिर ये प्रॉपर्टी लिखी है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, डायमैग्नेटिक हैं, सॉलिड्स भी होते हैं, सॉलिड्स या लिक्विड्स होते हैं जनरली, वोलेटाइल, एक गैस भी है जो कि ClF है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो इनके होते हैं हैलोजेंस के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। अनएक्सपेक्टेड हैं ये, क्योंकि यहां पोलैरिटी होती है थोड़ी सी बॉन्ड में, जैसे Cl में कोई पोलैरिटी नहीं है, ICl में क्या है, पोलैरिटी है, और पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके थोड़े से ज्यादा होते हैं। और कुछ बची हुई हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, या और कुछ एक आध क्वेश्चन हैं, इसको रब करके मिलते हैं। देखिए बेटा लोग, जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने उठाई है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, या सेकंड जो थी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को या फिजिकल स्टेट को लेकर के ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने यहां पर उठाई है वो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिकली। और ये जो लिखी हुई है केमिकल प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है। प्रॉपर्टी ये है, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होता है वो करेस्पॉन्डिंग हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे अगर हमने कहा ICl, तो ICl ज्यादा रिएक्टिव होगा I2 से या Cl2 से। वजह क्या है? वजह यह है कि जो I और Cl के बीच बॉन्ड है वो कमजोर होता है, वीकर एज कंपेयर टू Cl बॉन्ड या I बॉन्ड, ये वजह होती है। लेकिन फ्लोरीन यहां पर एक्सेप्शन है, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये बात हमने लिखी हुई है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। रीजन है X बॉन्ड X डैश इज वीकर देन X बॉन्ड X और X डैश बॉन्ड X एक्सेप्ट फ्लोरीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद ये इनका हमने हाइड्रोलिसिस दिखाया है तो बहुत सिंपल, बट एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। अगर X डैश का करोगे तो देखो सभी केसेस में आप देखो, इससे तो हम बनाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उससे बनेगा HX डैश, हर जगह HX डैश ही बन रहा है। इसका क्या बनेगा? इसका ऑक्सी एसिड बनेगा। ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से बना दो, जैसे यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और +1 वाला कौन सा होता है? +1 वाला होता है HXO। तो ये हाइड्रोजन का बना है हाइपोहैलाइट, T, हाइड्रोजन हाइपोहैलाइट कह सकते हैं इसको, या इसको हम कह सकते हैं हाइपोहैलस एसिड। आप अपना लिख लीजिएगा, हमने यहां लिखा नहीं है, हाइड्रोजन हाइपोहैलाइट या हाइपोहैलस एसिड। ये यहां पर +3 है ऑक्सीडेशन नंबर X की, तो +3 वाला बना दिया HXO2। इसको हम कहते हैं हैलस एसिड। ये है हैलिक एसिड +5 वाला, ये है पर हैलिक एसिड +7 वाला। तो इस तरीके से इनका ये हाइड्रोलिसिस होता है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रॉपर्टीज पे अगर हम आए, ये थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, पूछी जा सकती है, पूछी गई है या नहीं इसके बारे में याद नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज एज द साइज डिफरेंस डिक्रीजेज। साइज डिफरेंस जितना कम होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। जैसे अगर पूछा जाए ICl और IBr में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ICl में साइज का जितना डिफरेंस होगा उतना डिफरेंस IBr में नहीं होगा। तो इसलिए जहां साइज का डिफरेंस ज्यादा है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी ICl ज्यादा स्टेबल होगा किससे? IBr से। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है, दे ऑफन आयोनाइज इन सोल्यूशन और इन लिक्विड स्टेट। ये दो रिएक्शन दी गई हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये वाला इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इनका एक तो यूज ये होता है। दूसरा, जितने भी फ्लोरीन के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, ClF5, BrF5, ये बहुत अच्छे फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब फ्लोरीन प्रोवाइडिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनका यूज होता है। जैसे UF6 को बनाने में इसका यूज होता है। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है, मैंने आपसे कहा था आपको कराएंगे, आप क्वेश्चन लिखिएगा। वेट, यही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन समझिए। हमने कहा था जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होंगे, उन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में X होता है और N की वैल्यू 1, 3, 5 या 7 होती है। Why N is not even number? ये क्वेश्चन है, तो ये ऑड नंबर ही क्यों है? 1, 3, 5, 7 ही क्यों होते हैं? 0 तो छोड़ दीजिए, कंपाउंड नहीं बनेगा। 2, 4 और 6 क्यों नहीं होते हैं? तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहां से देना होता है। देखिए, कोई भी हेलोजन आपने लिया, सपोज दैट आपने X लिया, जब आप जगह कम पड़ जाएगी यहां पर, देखिए बेटा, ये X लिया। अब आप X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आखिरी शेल के S सबशेल में 2, P सबशेल में 5 और D सबशेल में 0 होते हैं। तो अगर इसको हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दें, nth शेल जो कि वैलेंस शेल है, उसके S सबशेल में ये 2 हो गए, ये हमने लिख दिया यहां पर NS। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया NP। और ये है 1, 2, 3, 4 और ये 1, 5 ऑर्बिटल होते हैं D में, ये ND, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेटा जी, इसको हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अभी हमने हायर एनर्जी लेवल में नहीं लिया है। ग्राउंड स्टेट है, यहां पर अनपेयर्ड कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने N से दिखाया, N की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब अगर ये ग्राउंड स्टेट में है तो कितने बॉन्ड बना सकता है? केवल 1 बॉन्ड बना सकता है। अगर एक्सप्लेन करने को पूरा आएगा तो कम से कम 2 नंबर का आएगा, तभी आप ये डायग्राम बनाइएगा। अगर 2 नंबर का आता है तो आप ये बनाएंगे। ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। देन आप क्या करेंगे? इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे। ये NS में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये NP है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां ले जाएंगे? यहां पर। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां ले जाएंगे तो ये 1, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर जो अनपेयर्ड हैं N, वो कितने हो गए? 3। तो अब कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं? 3 बॉन्ड बन सकते हैं। अगर इस कंडीशन में इसने बॉन्डिंग की है, हाइब्रिडाइजेशन जो भी हो, फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp3 होगा, यहाँ पर sp3d आ जाएगा, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, जो आपको तरीके बताए गए हैं फाइंड करने के। तो यहाँ अनपेयर्ड कितने होंगे? 3, इसलिए n की वैल्यू 3 होती है, 3 बॉन्ड बनते हैं। ऐसे ही जब आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहां ले जाओगे, तो अनपेयर्ड हो जाएंगे 5। देन आप जब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो ये अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? पूरा आपको बनाना चाहिए।
अब देखो 1 2 3 4 5, इसको हम बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और यहां पर n हो गया 5। अगर आखिरी पॉइंट लें तो इस इलेक्ट्रॉन को भी हम यहां ले जाएंगे, ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यहां पर n हो गया 7। तो कुल मिला के ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सभी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर कितना है, ऑड नंबर है। यही वजह होती है कि जो n की वैल्यू होती है यहाँ पर, सॉरी ऑड नहीं, हाँ ऑड है, यही वजह है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, ऑड होती है, इवन नहीं होती है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे करके तो आप बस इतना लिख के आ जाना, इन ग्राउंड स्टेट, आप ये सब मत बनाइएगा, इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ X, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ऑड, ब्रैकेट में 1, 3, 5 एंड 7, हेंस द वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज ऑड इक्वल टू 1, 3, 5, 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। बताया बेटा आपको, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 17th ग्रुप में, वो है ऑक्सी एसिड्स, जो मैंने आपको पहले ही करा दिया है, कहां पर, GIC में। तो उसको भी आप एक बार उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। 17th ग्रुप खत्म होता है, P ब्लॉक खत्म करने के लिए बस एक स्टेप दूर है, हमें 18th ग्रुप पढ़ना है। या तो एक बड़ा लेक्चर बनेगा या 2 छोटे छोटे लेक्चर्स बनेंगे और 18th ग्रुप खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बारी है असाइनमेंट की, जो कि आपको दिया जा चुका है। असाइनमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट आप करोगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो भी हमने अलग से दिए हुए हैं उसमें, तो जब आप उन क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा चैप्टर तैयार हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओगे तब भी आपको यही लगेगा चैप्टर हमारा तैयार हो चुका है, अगर आपने वो सब पढ़ा है जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो ठीक है बेटा, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।